हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज चल रही है उसमें हमने कल कंप्लीट किया था ग्रीक राजनीतिक चिंतन की परंपराएं, जिसमें प्लेटो और अरस्तु ये दो विचारक हैं। इन दो विचारकों को हमने डिस्कस किया है जो हमारे महासागर यूनिवर्सिटी से संबंधित सिलेबस में है। अब हम उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपराएं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज पहले तो हम थोड़ा देखेंगे रोमन राजनीतिक चिंतन के बारे में, इसकी विशेषताएं, और दूसरा हम देखेंगे सिसरो के बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपरा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो इन्हें दूसरे चिंतन से अलग करती है। रोमन राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी एक विशेषता यही है कि वहां पर जो विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने गणतंत्र का समर्थन किया है, इसके साथ साथ उन्होंने विकसित और लिखित कानूनों का समर्थन किया है। ठीक है, कि राज्य का जो संचालन है, राज्य का संचालन लिखित कानूनों के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया है कि राज्य का कार्यों का जो संचालन होगा वो कानून के हिसाब से होगा। राज्य का जो शासक होगा, शासक के ऊपर कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। एक तो ये विशेषता है रोमन राजनीतिक चिंतन की। दूसरा, विश्व राष्ट्रमंडल की अवधारणा। देखिए, जो ग्रीक राजनीतिक चिंतन है उसमें तो जो अरस्तु है, अरस्तु की मान्यता क्या थी कि जो राज्य है, राज्य में सभी व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकते। राज्य के जो लोग हैं, राज्य की जो जनता है, राज्य की जनता में उन्होंने बंटवारा किया है। लेकिन जो रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपरा है, इसके जो विद्वान है उन विद्वानों का कहना था कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। कोई व्यक्ति दास नहीं है, कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है। राज्य में जो व्यक्ति है उन्हें जाति, वर्ग, धर्म इन आधारों पर नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि जो विश्व है, विश्व में जो सभी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। सभी व्यक्ति विश्व में समान है। और इस आधार पर उन्होंने विश्व राष्ट्रमंडल की अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जो सारी जनता है, पूरा विश्व है, पूरे विश्व के जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोग एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। फिर इन्होंने मिश्रित संविधान का समर्थन किया है। जो रोमन चिंतक थे, रोमन चिंतकों का कहना था कि देखिए, अगर आपको शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से चलानी है, अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको शासन के जो प्रमुख अंग है, जैसे राजतंत्र, अभिजात वर्ग और उसके बाद थर्ड है हमारा, इसमें कौन सा आएगा, जनता, कि शासन कार्यों में आपको इन तीनों समूहों को शामिल करना होगा। इनके दोषों को हटाकर इनके गुणों को अपनाना होगा। और जब इनके दोष हटाकर गुणों को अपनाएंगे तो गुणों को अपनाने से क्या होगा, एक मिश्रित संविधान का जन्म होगा। उस मिश्रित संविधान के आधार पर जो शासन प्रणाली का संचालन होगा वो सबसे बेहतर शासन प्रणाली साबित होगी। इसमें एक विशेषता और भी है कि जो रोमन राजनीतिक चिंतन है, इस चिंतन में लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को महत्व दिया गया है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को महत्व क्यों दिया है? रोमन चिंतकों का कहना है कि जो शासन की जो शक्ति है, शासन की शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है। वो राजा में या शासक में या किसी अभिजात वर्ग में निहित नहीं है। शासन की शक्ति जनता के अंतर्गत निहित है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख कानून, जो जिन कानूनों पर रोमन राजनीतिक चिंतन टिका हुआ है वो कानून देख लेते हैं कि कानून कौन कौन से थे, कौन कौन से कानून बताए हैं उन्होंने। सबसे पहला तो है जस सिविल। जस सिविल ये कैसे कानून थे? ये कानून केवल राज्य की जनता के लिए होते थे, होते थे जिन्हें हम सिविल कानून कहते हैं, नागरिक कानून कहते हैं। ठीक है, नागरिक कानून होते थे ये। दूसरा, जो ये कानून होते थे विदेशियों पर ये लागू नहीं होते थे, इसमें जैसे नगर पालिका से संबंधित कानून आ जाते हैं, इस तरह के कानून इसमें शामिल थे जस सिविल में। जस सिविल यानी कि राज्य के अंदर कानून बनेंगे, राज्य की जनता के लिए ये कानून बनेंगे और ये कानून किसी विदेशी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। नगर पालिका से संबंधित कानून हुए, पंचायतों से संबंधित कानून हुए, इस तरह के जो कानून है केवल राज्य की जनता के लिए बनेंगे। दूसरा है जस जेंटियम। जस जेंटियम से क्या मतलब होता है कि देखिए, जैसे जैसे रोमन सभ्यता का विस्तार होता गया, रोमन सभ्यता के विस्तार के साथ साथ ही रोमन सभ्यता में, रोमन साम्राज्य में अनेक दूसरे वर्गों के लोग भी आना स्टार्ट हुए। दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृतियों के लोगों से भी रोमन सभ्यता के लोगों का मिलन हुआ। इससे क्या हुआ, दो संस्कृतियों के बीच आपसी टकराव की संभावना उत्पन्न हुई।
अब जो ये संभावना उत्पन्न हुई टकराव की, इससे क्या हुआ, इससे रोमन साम्राज्य में विवादों का विस्तार हुआ, विवादों का जन्म हुआ। अब उन विवादों का निपटारा कैसे करना है, उसके लिए कोई ना कोई कानून बनाना जरूरी था। तो उन विवादों के निपटारे के लिए जो कानून बनाए गए वो मनुष्य की समानता के आधार पर बनाए गए। हम यहाँ समझ लेते हैं कैसे, कि देखिए जस जेंटियम क्या होगा, कि जैसे जैसे रोमन सभ्यता का विस्तार हुआ, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, अनेक सभ्यताएं संपर्क में आई। जब अनेक सभ्यताओं के लोग संपर्क में आए तो उनमें आपसी विवाद होने की संभावना उत्पन्न हुई। विवादों की जब संभावना उत्पन्न हुई तो विवादों के निपटारे के लिए क्या होगा, विवादों के निपटारे के लिए कोई ना कोई कानून बनाना जरूरी है। तो कानूनों के निर्माण की आवश्यकता हुई। जो ये कानून बनेंगे, अब कानून अगर किसी भी साम्राज्य में इस आधार पर बनते हैं कि अमुक व्यक्ति की जाति क्या है, अमुक व्यक्ति का धर्म क्या है, अगर इस आधार पर राज्य में कानून बनेंगे तो राज्य स्थायी नहीं रह सकता है, राज्य का स्थायित्व हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए रोमन साम्राज्य के लोगों को ये पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जब कानून की आवश्यकता उत्पन्न हुई टकराव से बचने के लिए, तो उन्होंने जो कानून बनाए वो कानून किस आधार पर बनाए, कानून प्राकृतिक न्याय और मानव समानता के आधार पर। ठीक है, प्राकृतिक न्याय और मानव समानता के आधार पर कानूनों का निर्माण किया गया कि प्रकृति से व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं और प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य समान है। हो सकता है कि मनुष्य के रंग में या फिर हाव भाव में या फिर चेहरे में या फिर शारीरिक बनावट में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन इनका मानना था कि बनावट में व्यक्ति की अंतर हो सकता है, शरीर की बनावट में, लेकिन जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से दिया हुआ है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव इस आधार पर नहीं होगा कि उसकी संस्कृति अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसका धर्म अलग है। फिर जब ये कानून मानव समानता के लिए बनाए गए, इन कानूनों के पालन कराने के लिए भी कोई ना कोई तंत्र चाहिए था। उसके लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। मजिस्ट्रेट जब नियुक्त हुआ तो जो ये मजिस्ट्रेट था, इस मजिस्ट्रेट का भी ये कर्तव्य था कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि जो ये कानून है, इन कानूनों को सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया गया। जो कानून है, कानून कैसे बने, कानून जो दर्शन है, दर्शन प्लस जो रोम के स्थानीय कानून थे, ठीक है, रोम के स्थानीय कानून, इन दोनों के मेल से कानूनों का निर्माण हुआ। जब कानून बनाए गए रोम में जस जेंटियम के तहत, तो दर्शन को भी शामिल किया गया और स्थानीय कानूनों को भी शामिल किया गया। उससे ना, और दूसरा ये ध्यान रखा गया कि मानव समानता की हानि नहीं होना चाहिए, मानव समानता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया। फिर जो ये कानून थे, ये कानून स्थानीय नागरिक और प्लस विदेशी दोनों पर लागू थे। स्थानीय नागरिक और विदेशी दोनों वर्गों पर ये कानून लागू थे। और इसी व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था को ही क्या कहा गया, जस जेंटियम कहा गया। ठीक है, यही पूरी व्यवस्था क्या है, जस जेंटियम। जस जेएनटीए मुख्य रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कानूनों का निर्माण राज्य द्वारा होता है। राज्य कानूनों का निर्माण करेगा और वो ये ध्यान रखेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, सभी व्यक्ति समान होने चाहिए राज्य की नजरों में। दूसरा, स्थानीय कानूनों को भी महत्व देना है। स्थानीय कानूनों को महत्व देने का क्या कारण है, क्योंकि देखिए जो स्थानीय स्तर पर कानून बनते हैं वो जो स्थानीय जनता है उसके लिए बेहतर होते हैं। और दर्शन से मतलब क्या होता है, दर्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि दर्शन के आधार पर ही व्यक्ति ये समझ पाता है कि हमें दूसरे व्यक्ति के साथ में समानता का व्यवहार करना है, हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में पक्षपात की भावना नहीं रखनी है। तो इसलिए दर्शन और स्थानीय कानूनों का सम्मिलन किया गया इन कानूनों में, और ये कानून स्थानीय और विदेशी सभी वर्गों पर लागू किए गए। ये था हमारा जस जेएनटीएम। अब देख लेते हैं थर्ड है जस नेचुरल। जस नेचुरल से क्या मतलब था कि देखिए जो हमारा जस सिविल है और जस जेएनटीएम, इन दोनों से श्रेष्ठ कौन से कानून बताए गए हैं, जस नेचुरल बताए गए हैं। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि देखिए जो जस सिविल है, जस सिविल केवल कैसे लोगों के लिए बनाए गए हैं कानून, जो कि राज्य के नागरिक हैं, ठीक है, विदेशी लोगों के लिए वो नहीं है। जस जेएनटीएम कैसे कानून है, जो कि आवश्यकता के आधार पर बनाए गए कि विभिन्न संस्कृतियों में टकराव उत्पन्न ना हो, और इसी वजह से जस जेएनटीएम कानून बनाए गए। ये दोनों पर लागू है, स्थानीय पर भी लागू है और विदेशी व्यक्तियों पर भी लागू है। दूसरा, इसमें दर्शन और स्थानीय कानून ये दोनों शामिल है, ठीक है। जस जेएनटीएम में दर्शन और स्थानीय कानून दोनों शामिल है, लेकिन जो जस नेचुरल होगा, जस नेचुरल में केवल दर्शन को शामिल किया गया है। प्राकृतिक न्याय के आधार पर इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। जो जस नेचुरल है, जस नेचुरल किसका रूप होगा, इसमें
जस सिविल प्लस जस जेएनटीएम, ये दोनों शामिल होंगे, दोनों ये शामिल होंगे, जस सिविल भी शामिल होगा और जस जेएनटीएम भी शामिल होगा जस नेचुरल में। अब देखिए यहाँ तक तो हमने देख लिया जस नेचुरल क्या होगा। सब मुख्य रूप से हमें ये समझने की जरूरत है कि जस नेचुरल क्या होगा, जस सिविल यानी कि नागरिक अधिकार प्लस जस जेएनटीएम नागरिक और विदेशी अधिकार, इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो मिश्रण क्या होगा, वो होगा जस नेचुरल। उसके बाद रोमन विधि में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वो जस नेचुरल को ही दिया गया है। जस नेचुरल के लिए जो रोमन सम्राट थे उन्होंने न्यायाधीशों का समूह नियुक्त किया। इस समूह का कार्य क्या था कि जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय के लिए जितनी भी न्याय की विधियां हैं सभी विधियों का संयोजन करना, और इसी से ही रोमन विधि का या रोमन कानून का जन्म हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रोमन कानूनों है कि जो रोमन कानून है, रोमन कानूनों का आधार क्या है, जस नेचुरल है रोमन कानूनों का आधार। प्राकृतिक न्याय के आधार पर वहां पर कानूनों का निर्माण किया गया था। अब देखिए रोमन कानूनों में क्या क्या शामिल है, कुछ चीजें शामिल थी वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें शामिल थी। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया संस्थान। संस्थान इसमें क्या क्या थे, सबसे पहले तो जो रोमन वकील है, रोमन वकील थे। उसके बाद गैंस प्लस मार्शियल प्लस फ्लोरेटिनस, ये तीनों क्या थे, ये तीनों रोमन के साम्राज्य के प्रमुख विधिवेत्ता थे ये तीनों। तो जब इन रोमन कानूनों का निर्माण किया गया उस समय जो रोमन वकील है और ये तीनों विधिवेत्ता है, इन तीनों विधिवेत्ताओं की जो कानूनी उपलब्धियां थी, कानून में जो इनकी उपलब्धियां थी उन सभी को शामिल किया गया। दूसरा आता है सारांश। सारांश में जो रोम में उस समय कुछ प्रसिद्ध कानूनी निर्णय थे, प्रसिद्ध कानूनी निर्णय, उनके अंश को शामिल किया गया। थर्ड अध्यादेश, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था उसके कानूनी अंश कुछ शामिल किए गए। फिर फोर्थ था इसमें उपदेश। उपदेश में जो उस समय रोमन सम्राट जस्टिनियन था, जस्टिनियन के जो अपने साम्राज्य चलाने के लिए कानून थे उन कानूनों को शामिल किया गया। ठीक है, ये सब थे रोमन ये सभी वो चीजें थी जिनसे कि रोमन कानूनों का जन्म हुआ था। हम मुख्य रूप से देख रहे थे जस नेचुरल को। जस नेचुरल क्या है, जस नेचुरल जो जस सिविल है, जस जेएनटीएम जो हमने दो देखे हैं अभी, इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो क्या है, जस नेचुरल है। इसमें जो रोमन विद्वान है उनका कहना था कि जो कानून है, कानूनों का निर्माण मानव समानता के आधार पर किया जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। दर्शन प्रमुख आधार होगा इन कानूनों के निर्माण का। इन कानूनों के निर्माण के लिए जो सम्राट है, सम्राट द्वारा न्यायाधीश एक नियुक्त किया गया। जो रोमन साम्राज्य के जब कानून बने तो उस समय जो वहां का सम्राट था, सम्राट कौन, जस्टिनियन, उसने न्यायाधीशों का एक समूह नियुक्त किया और उस समूह को कहा कि आपको जो न्याय सिद्धांत बनाने हैं, जो कानून बनाने हैं, उन कानूनों को बनाने के समय आपको जितने भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उन न्याय के सिद्धांतों की विधियों का आपको संयोजन करना है, आपको जोड़ना है सभी विधियों को। उसके बाद इससे क्या हुआ, इससे रोमन कानूनों का जन्म हुआ। अब रोमन कानूनों का जन्म करने के समय में जो विधियां उन्होंने बताई थी, विधियां कौन कौन सी थी, वो कौन कौन सी विधियां शामिल थी। सबसे पहले इसमें आता है संस्थान। संस्थान से अर्थ क्या होता है कि देखिए जो रोम साम्राज्य में उस समय कुछ प्रमुख वकील थे, उनमें गैंस, मार्शियल, फ्लोरेटिनस ये प्रमुख विधिवेत्ता थे। उनकी जो कानूनी उपलब्धियां थी उन कानूनी उपलब्धियों को शामिल किया गया। दूसरा इसमें शामिल किया गया सारांश। सारांश से क्या अर्थ होता है, जो उस समय रोम साम्राज्य में कुछ मुकदमे चलाए जाते थे, उन मुकदमों के जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के जो प्रमुख अंश थे, कुछ अंश जो निर्णयों से संबंधित थे, जो बेहतर थे साम्राज्य के निर्माण के लिए, उनको शामिल किया गया। थर्ड है अध्यादेश। अध्यादेश में जब रोम साम्राज्य का निर्माण हुआ उस समय जो आरंभिक काल था रोम साम्राज्य के निर्माण का, उस समय के आरंभिक काल में कुछ कानून बने साम्राज्य को चलाने के लिए, उन कानूनों के अंश शामिल किए गए। और फिर उपदेश, फोर्थ है उपदेश। उपदेश में जो जस्टिनियन सम्राट था उसके जो कानून थे उन कानूनों को शामिल किया गया। ये था रोम में जो प्रमुख कानून है, प्रमुख कानूनों का निर्माण कैसे हुआ और किस किस वर्गों के लिए था। अब ये जो जस्ट नेचुरल है ये संपूर्ण समाज के लिए था, कि कोई ऐसा नहीं था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बाहर रखा गया था, संपूर्ण समाज के लिए इन कानूनों का निर्माण किया गया था।
अब देख लेते हैं हम कि कानूनों में रोमन जो विधि है, रोमन जो चिंतन है, रोमन चिंतन का क्या योगदान है कानूनों के निर्माण में। सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता। कानून निर्माण में जो रोमन चिंतन थे, उन चिंतकों का कहना था कि देखिए जो कानून निर्माण है, कानून निर्माण किसका कार्य है? राज्य का कार्य है। किसी धर्म के द्वारा कानून नहीं बनाए जाएंगे। कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्य के द्वारा। धर्म के द्वारा कानूनों का निर्माण नहीं होगा और ना ही कानूनों में धर्म का कोई हस्तक्षेप होगा। इस परंपरा में जो धर्म है, धर्म को किससे अलग रखा गया है? कानूनों से अलग रखा गया है। राज्य में जब कानूनों का निर्माण होगा तो ना तो उसमें धर्म को देखा जाएगा, ना ही उसमें नैतिकता को देखा जाएगा। धर्म नैतिकता दोनों अलग होंगे। केवल क्या होगा कानून निर्माण का आधार? मानवीय समानता या प्राकृतिक न्याय कानूनों के निर्माण का आधार होगा। दूसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से क्या अर्थ है कि जो कानून बनेंगे वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ व्यक्तियों के लिए कानूनों का निर्माण कर दिया और केवल कानून कुछ ही लोगों पर लागू किए जा रहे हैं। उन जो लागू होंगे वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। सभी धर्मों, सभी स्थानों, सभी जगह पर कानून समान रूप से ही लागू होंगे। फिर चिंतन का केंद्र व्यक्ति। देखिए रोमन परंपरा में जो कानून निर्माण के समय व्यक्ति को चिंतन का केंद्र रखा गया है। व्यक्ति की ना तो जाति को मान्यता दी जाएगी कानून बनाते समय, ना धर्म को मान्यता दी जाएगी, ना किसी लिंग को मान्यता दी जाएगी। केवल किस चीज को मान्यता दी जाएगी? क्योंकि कोई व्यक्ति इंसान है, मानव है। केवल मानवता को ध्यान में रखा जाएगा और अन्य किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कानूनों के निर्माण के समय। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, अपने कर्तव्य है। राज्य का क्या कार्य क्या है? राज्य का कार्य यही है कि वो प्रत्येक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। उसके बाद राज्य को उन्होंने बताया एक कानूनी इकाई। कानूनी इकाई कैसे बताया कि देखिए जो राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य सर्वोच्च हो गया है, राज्य सर्वोच्च नहीं है। राज्य जो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, उस अधिकारों के प्रयोग पर भी कुछ सीमाएं होंगी। उन सीमाओं के अंतर्गत राज्य कार्य करेगा। अगर राज्य अपनी सीमाओं को लांघता है, अगर अपनी सीमाओं के अंतर्गत राज्य कार्य नहीं करता है तो राज्य पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे सामान्य व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वैसे ही राज्य पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। या अगर राज्य को ऐसा लग रहा है कि राज्य में कोई ऐसे तत्व हैं जो कि राज्य की जो संप्रभुता है, राज्य के जो अधिकार है, उन अधिकारों का खंडन करने की कोशिश कर रहा है, तो राज्य मुकदमा चलवा भी सकता है। मतलब राज्य को मुकदमा दायर करने का भी अधिकार है और राज्य पर मुकदमा दायर करने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राज्य को सार्वभौम बनाया गया है। फिर कानून का स्रोत किसे बताया गया है? जनता को बताया गया है। इस परंपरा में कानून का स्रोत कौन है? केवल जनता है। सम्राट जो होगा, चाहे वो राजतंत्र में हो चाहे वो गणतंत्र में हो, सम्राट जो होगा वो केवल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। जनता को कानून का स्रोत माना गया क्योंकि सम्राट का कार्य किसमें क्या माना गया है? जनता की सेवा करना सम्राट का कार्य माना गया है। और अगर जनता को ऐसा लगता है कि जो हमारा शासक है, हमारा शासक जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, अपने अधिकारों का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं कर रहा है, तो जनता को अपने सम्राट को हटाने का, अपने शासक को हटाने का पूरा अधिकार है। फिर संविधात्मक प्रकृति। कानून की संविधात्मक प्रकृति क्या होगी कि जो कानून है, कानून न्यायविद और किसी मामले के जो पक्ष हैं उनके बीच में एक अनुबंध है। जो न्यायविद होते हैं जब वो न्याय करवाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक प्रस्ताव रखते हैं। फिर जो इस मामले से संबंधित व्यक्ति होते हैं, पक्ष होते हैं या फिर जनता होती है, जनता या मामले से संबंधित पक्ष उन कानूनों को स्वीकृति प्रदान करते हैं और इसी तरीके से ये क्या हो जाता है? इसी तरीके से ये एक संविदा बन जाती है, एक समझौता बन जाता है। तो जो रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपरा है उसमें कहा गया है कि जो कानून है, कानूनों की प्रकृति संविधात्मक प्रकृति है। कानूनों का जो निर्माण होगा वो ऐसा नहीं है कि अकेले शासक द्वारा बना दिया गया, विधि निर्माता उनके द्वारा बना दिया गया, ऐसे कानून नहीं बनेगा। बल्कि कानून का निर्माण कैसे होगा कि न्यायविद जो होंगे, न्यायविद एक प्रस्ताव रखेंगे कानून निर्माण के लिए। जो सामान्य जनता होगी, सामान्य जनता उस प्रस्ताव को स्वीकृति देगी, तभी कानूनों का निर्माण हो पाएगा। अगर जनता प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देती है तो कानूनों का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है कानून की संविधात्मक प्रकृति। तो देखिए यहाँ तो हमने देख लिया रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अब हम जो हमारे मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक है वो है सिसरो। अब हम देखते हैं सिसरो के बारे में, पढ़ते हैं आगे। सिसरो जो रोमन राजनीतिक चिंतन है, रोमन राजनीतिक चिंतन में सिसरो को एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, इनके बारे में हम सारी डिटेल देखेंगे, इनका जीवन काल, षड्यंत्र, उसके बाद मृत्यु, तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, उसके बाद इन सब के बाद ये सारी परिस्थितियों के बाद फिर हम देखेंगे इन्होंने अपने सिद्धांत कौन कौन से दिए, अपने सिद्धांतों में क्या क्या बताया इन्होंने। ठीक है, जो सीरीज है ये यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर है। देखिए ये जीवन काल वैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी विद्वान को समझना है तो विद्वान को समझने से पहले आपको अगर ये आप देख लेंगे कि उसके जन्म जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, जीवन से संबंधित उसकी घटनाएं कौन कौन सी घटी है, दूसरा जो उसके जीवन काल में तत्कालीन परिस्थितियां रही है, उसके आसपास की, उसके राज्य की, उसके समाज की जो परिस्थितियां रही हैं, अगर उसको आप देख लेंगे तो आपको किसी भी विद्वान के जो उनके सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हमें किसी व्यक्ति का, किसी विद्वान का सिद्धांत खराब लग रहा है तो अगर हम उसकी तत्कालीन परिस्थितियां देख लेंगे, परिस्थितियां देखने के बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वो सिद्धांत कितना सही है और कितना गलत है। आज के परिप्रेक्ष्य में रख के हम उसे किसी भी विद्वान के सिद्धांत को नहीं देख सकते। हमें किसी भी विद्वान को समझने के लिए उसका जो तत्कालीन परिस्थिति है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जन्म। जाहिर सी बात है कि रोम के थे तो रोम में ही हुआ होगा। 106 ईसा पूर्व में अर्पिनम नाम की एक पहाड़ी बस्ती थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ इनका जन्म हुआ, इनके जो पिता थे, इनके पिता एक बहुत धनी व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो राजनीति थी, राजनीति में उनकी कोई साठगांठ या कोई भी उनकी पहचान नहीं थी। और ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति वैसा राजनीति में प्रवेश करता था जिसकी पुरानी जो पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ियों में किसी भी व्यक्ति ने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है, और अब जो उस पीढ़ी का वर्तमान व्यक्ति है वो राजनीति में प्रवेश करेगा तो उसे जो तत्कालीन रोमन परंपरा थी उसमें नोवस होमो की संज्ञा दी जाती थी। इसमें हम क्या देखेंगे, नोवस होमो एक शब्द आता है। नोवस होमो का मतलब क्या होता है कि जिसके जो पूर्वज हैं, पूर्वजों में कोई भी राजनीति में शामिल नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था, नोवस होमो कहा जाता था। और जो ये सिसरो थे, सिसरो नोवस होमो थे क्योंकि इनकी जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी परंपरा, इनकी जो पुरानी पीढ़ियां थी, पुरानी पीढ़ियों में कोई भी व्यक्ति राजनीति में शामिल नहीं हुआ था। ये अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति थे जो राजनीति में शामिल हुए थे। ठीक है, नोवस होमो डिस्कस करने का हमारा उद्देश्य यही है यहाँ पर। फिर शिक्षा अपने राज्य में तो रोमन साम्राज्य में तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की ही थी। दूसरा, इसके साथ साथ ये ग्रीक साम्राज्य में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ साथ रोड्स द्वीप से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अपने साम्राज्य के साथ साथ, अपने क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने ग्रीक एथेंस में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ साथ इन्होंने रोड्स द्वीप से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद इनका जो विवाह है, इनका विवाह हुआ था एक धनी महिला थी जिसका नाम टेरेंटिया था। टेरेंटिया इस महिला का नाम था जिससे उनका विवाह हुआ था। ये एक उच्च कुलीन वर्ग की महिला थी, धनी वर्ग की महिला थी। दूसरा, ये जो महिला जिस परिवार से आती थी उस परिवार की राजनीतिक साठगांठ भी अच्छी थी। तो जब इसका विवाह हुआ, विवाह में इसे जो दहेज मिला, दहेज और जो टेरेंटिया का जो प्रभाव था, ठीक है, राजनीति में जो टेरेंटिया का प्रभाव था और उससे जो दहेज मिला था, उसके आधार पर इसने रोम की जो राजनीति है, रोम की राजनीति में इसने प्रवेश किया। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था कि दहेज से तो उसे आर्थिक मजबूती मिल गई थी, और टेरेंटिया से क्योंकि उसकी जो सामाजिक प्रभाव था टेरेंटिया के परिवार का वो ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ से उसे सामाजिक मजबूती मिल गई थी, राजनीतिक मजबूती मिल गई थी। फिर उसके बाद टेरेंटिया से विवाह के 30 साल बाद इन दोनों में तलाक हुआ, और तलाक किस आधार पर हुआ, वैचारिक मतभेद के आधार पर। ये था इनकी विवाह की स्थिति। देखिए इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह टेरेंटिया नाम की एक उच्च वर्ग की धनी महिला से हुआ था जिसका जो पारिवारिक प्रभाव था राजनीति में भी वो अधिक था, पैसे में भी वो लोग अधिक धनी थे और राजनीतिक प्रभाव भी उनका अधिक था। तो जब इसने टेरेंटिया से शादी की, इसे धन ज्यादा मिला, बहुत अधिक मात्रा में धन मिला, तो वहां से तो इसे आर्थिक मजबूती मिली। और दूसरा, जो क्योंकि टेरेंटिया का राजनीतिक प्रभाव था, राजनीति में प्रभाव था, टेरेंटिया के परिवार का राजनीति में प्रभाव था, वहां से इसे सामाजिक मजबूती मिली। और इसी के फलस्वरूप इसने जो रोम की राजनीति है, रोम की राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन विवाह के 30 साल बाद इसका
तलाक हुआ, वैचारिक मतभेद के कारण इनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी पुस्तकें, इन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी है। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है डी रिपब्लिका, दूसरी है डी लेगीबस जिसे कि लॉज भी कहा जाता है, थर्ड है डी ऑफिशियस और फोर्थ है डी ओरातोर। ये 4 पुस्तकें हैं। प्रमुख रूप से इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो 2 ही है, एक तो डी रिपब्लिका और दूसरी डी लेगीबस। अब पुस्तकों के बाद अब हम देख लेते हैं कि इनके जीवन काल की और कुछ घटनाएं कौन कौन सी थी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति में इनका पदार्पण कब हुआ, राजनीति में पहला प्रवेश कब हुआ इनका। तो देखिए 80 ईसा पूर्व में इन्हें एक केस मिला, ये केस था सेक्सटस रोसियस का केस, जो इनका जो राजनीति में पदार्पण है, राजनीति में पदार्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। 80 ईसा पूर्व का पहला केस था इनका सेक्सटस रोसियस का केस। इस केस में क्या था कि इस केस में जो रोसियस है इसके ऊपर अपने पिता की हत्या का एक झूठा मुकदमा दायर कराया गया था, और इस केस में जो रोसियस है इसकी तरफ से केस लड़ रहे थे सिसरो, क्योंकि जो ये रोसियस है ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उस समय रोमन साम्राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और जैसे ही ये केस जीता, सिसरो ने केस जीत लिया, जैसे ही सिसरो केस जीते रोम की राजनीति में रातों रात उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। और इसी के फलस्वरूप 75 ईसा पूर्व में जब वो ये केस जीत गए, ठीक है, 75 ईसा पूर्व में उन्हें क्वेस्टोर उस समय रोम के जो वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कहा जाता था, ठीक। और इन्होंने जब ये इस पद पर नियुक्त हो गए तो इस पद पर नियुक्त होने के बाद इन्होंने ईमानदारी से शासन कार्य किया, जिस कारण रोम की जनता जो है, रोम की जनता इनसे प्रभावित हुई। देखिए मुझे मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो बार बार मुझे रोम और ग्रीक इन दोनों में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग समझ लेना कि अगर गलती से बाई चांस मेरे मुंह से कहीं ग्रीक निकलता है, अगर वहां पर ग्रीक का कोई संदर्भ नहीं है तो उसका अर्थ रोम ही होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी कितने दिनों से आपको ग्रीक पढ़ा रही हूँ, तो वो जुबान पर चढ़ा हुआ है ग्रीक ही। राजनीति में इनका पहला प्रवेश कब हुआ, राजनीति में इनका पहला प्रवेश हुआ 80 ईसा पूर्व से इनका प्रवेश होना आरंभ हुआ, जब इन्होंने सेक्सटस रोसियस नाम का जो एक व्यक्ति था उसका मुकदमा जीता। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप क्या था, अपने पिता की हत्या का झूठा आरोप था, उस आरोप को इन्होंने गलत साबित किया, मुकदमा जीता। इस मुकदमों को जीतने के फलस्वरूप जो सिसरो रोम की राजनीति में, या सिसरो रोम में रातों रात स्टार बन गए, एक बहुत महत्वपूर्ण वकील उसे साबित कर दिया इस मुकदमे ने। और इसी के फलस्वरूप ही 75 ईसा पूर्व में उसे क्वेस्टोर का पद मिला। क्वेस्टोर उस समय वहां वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी को कहते थे, और उसने क्योंकि ईमानदारी से उसने शासन किया तो इससे जो रोम की जनता है, रोम की जनता उससे काफी हद तक प्रभावित हुई। इसके बाद जब ये पद मिल गया और वो वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का कार्य भी करने लगा, इसके बाद फिर 63 ईसा पूर्व में, 63 ईसा पूर्व में, इस समय वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वेरेस का मुकदमा था उसे जीत गए। वेरेस मुकदमा जीते, जो कि उस समय रोम में भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था, वेरेस का मुकदमा। और इसी जीतने के फलस्वरूप रोम का जो सर्वोच्च पद होता था वो होता था कौंसल का पद, ठीक। इस पर ये नियुक्त हुए। 2 मुकदमे महत्वपूर्ण देख लिए हमने इनके जीवन काल के, एक तो कौन सा था, रोसियस का मुकदमा, और दूसरा वेरेस का मुकदमा। रोसियस के मुकदमे से ये क्वेस्टोर के पद पर नियुक्त हुए, और जो वेरेस का मुकदमा था, वेरेस का मुकदमा जीता तो ये कौंसल के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन क्या हुआ, जिस समय ये कौंसल के पद पर नियुक्त हुए तो जो उनके विरोधी थे, उनके विरोधियों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। इस षड्यंत्र को नाम दिया गया कैटेलाइन षड्यंत्र। कैटेलाइन जो षड्यंत्र हो रहा था वो षड्यंत्र किस लिए हो रहा था, वो षड्यंत्र सिसरो की हत्या करने के लिए हो रहा था, कि हमें सिसरो की हत्या करनी है। अब क्योंकि सिसरो एक वकील भी था तो इसने पता लगा लिया षड्यंत्र का अपनी गुप्त योजना के माध्यम से। जब षड्यंत्र का पता लगा लिया तो इस षड्यंत्र के जो लोग थे उन्हें देश निकाला दे दिया गया, राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा उन्हें देश निकाला दे दिया गया। अब वो लोग तो देश छोड़कर चले गए, उन्हें तो देश निकाला दे दिया गया। लेकिन इस षड्यंत्र के फलस्वरूप ही क्या हुआ कि जब ये षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि जो सिसरो है, सिसरो एक महत्वपूर्ण पद पर था, कौंसल के पद पर था उस समय। सिसरो ने क्या किया कि रोम के जो कुछ नागरिक थे उन नागरिकों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें मृत्युदंड दे दिया। जब उन नागरिकों को मृत्युदंड दिया गया तो कुछ समय तक तो इस बात का विरोध नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो उस समय के जो शासन प्रणाली में लोग शामिल थे या जो उनके विरोधी लोग शामिल थे, उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने सम्राट से एक कानून पारित करवाया। और कानून वो क्या था कि जिन लोगों ने भी साम्राज्य में
किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए मृत्यु दंड दिया है, उन लोगों को देश निकाला दिया जाए, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए। अब क्योंकि राजा ने ये कानून पारित किया, सम्राट के द्वारा कानून पारित हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से सिसरो को अपनी जो जगह है वो छोड़कर जाना पड़ा, देश से बाहर निकलना पड़ा। और इस समय जब वो देश से बाहर गए तो उनकी जो संपत्ति है, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और जो उनका घर था उनके घर को जला दिया गया। अब देखिए, जब उन्हें देश निकाला दे दिया गया, देश से बाहर उन्हें निकाल दिया गया, तो 49 ईसा पूर्व में एक घटना घटी। इस समय जो रोम का शासक था जूलियस सीजर, पोम्पी, इन दोनों के बीच में गृह युद्ध छिड़ा शासन कार्यों को लेकर। जो जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर युद्ध लड़ रहा था तानाशाही के कारण कि मैं जब शासक बनूंगा तो मैं शासन प्रणाली में तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाऊंगा। इसी वजह से क्या हुआ, अब देखिए जो सिसरो है, जूलियस सीजर की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी उसके वो खिलाफ था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि जो रोम है, रोम में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म हो, इसीलिए उसने इस गृह युद्ध में उसने साथ किसका दिया, पोम्पी का साथ दिया। अब जो पोम्पी है, पोम्पी युद्ध हार गया और जूलियस सीजर युद्ध जीत गया। अब जूलियस सीजर युद्ध जब जीत गया तो इसने क्या काम किया, इसने अपनी उदारता नीति के तहत सिसरो को माफ तो कर दिया, सिसरो को माफ कर दिया, बोल दिया कि ठीक है आप अपने देश में आकर रहिए, हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन आप राजनीति में पदार्पण नहीं करेंगे, राजनीति में आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में आप नहीं आएंगे। उसके बाद 46 से 47 ईसा पूर्व में इनके जीवन में क्या हुआ, इस समय इनका अपनी पत्नी से तलाक हुआ। इनकी जो एक बहुत प्यारी बेटी थी, जिससे इन्हें सबसे ज्यादा प्यार था, उस बेटी की इनकी मृत्यु हो गई। अब पत्नी से तलाक हो गया, मृत्यु हो गई, तो इन घटनाओं ने जो इनका जीवन है, इनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला और इसलिए ये एकांतवास में रहने लगे। एकांतवास में रहकर ही इन्होंने अपने दर्शन पर पुस्तकें लिखना आरंभ की। अब फिर क्या हुआ, 44 ईसा पूर्व में इस समय जूलियस सीजर की हत्या हो गई। अब जब जूलियस सीजर की हत्या हुई तो सिसरो को क्या उम्मीद थी, सिसरो को उम्मीद ये थी कि अब जो रोम है, रोम में गणतंत्र वापस आ जाएगा। लेकिन जूलियस सीजर का एक सेनापति था मार्क एंटनी। जब जूलियस सीजर की हत्या हुई तो मार्क एंटनी ने इसने सत्य हथियाने का प्रयास किया। तो जो सिसरो है, सिसरो ने इसके खिलाफ भाषण दिए, ठीक है, बहुत उग्र भाषण थे, बहुत कटु भाषण थे जो एंटनी के खिलाफ सिसरो ने दिए थे। अब फिर जब एंटनी को लगा कि जो सिसरो है, सिसरो मेरा सबसे प्रमुख विरोधी है, तो एंटनी ने एक षड्यंत्र रचा। 43 ईसा पूर्व में उसने सिसरो का जो बेटा था, सिसरो का एक दत्तक पुत्र था, सिसरो का दत्तक पुत्र था जिसका नाम था ओक्टेवियन। ओक्टेवियन के साथ में मिलकर उसने एक अनुबंध किया और उसने जो अपने दुश्मन थे, अपने दुश्मनों की, उन दोनों ने हिट लिस्ट एक तैयार की, ठीक है, एक लिस्ट तैयार की पूरी कि हमारे दुश्मन कौन कौन है और किस किस को हमें कब कब मारना है। और इस हिट लिस्ट में आप मानेंगे कि जो सबसे पहला नाम था, वो सबसे पहला नाम किसका था, वो सबसे पहला नाम सिसरो का था कि सिसरो को सबसे पहले मारना है, उसके बाद बाकी सबको देखा जाएगा। अब जो ये जब षड्यंत्र, उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो सिसरो को इस बात की भनक लग गई। भनक लगी तो उन्होंने रोम से भागने का प्रयास किया, लेकिन रोम से भागने के प्रयास के फलस्वरूप वो पकड़े गए। एंटनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ कि जब एंटनी के जो सैनिक हैं, वो सैनिक उसे लेकर राजा के पास लेकर जा रहे थे, एंटनी के पास लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में सिसरो ने पालकी से गर्दन बाहर निकाली। कुछ देखने के लिए गर्दन बाहर निकाली या किस उद्देश्य से निकाली, उन्होंने जैसे ही पालकी से गर्दन बाहर निकाली तो सैनिकों ने वहीं उनकी गर्दन पर वार किया और गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया। और फिर जो वो सैनिक हैं, सैनिक उनकी गर्दन को लेकर मार्क एंटनी के पास गए। मार्क एंटनी ने क्या किया कि जो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से थे, उन अलग अलग हिस्सों को अलग अलग चौराहों पर लगवाया, ठीक है, जिससे कि जनता को पता चल जाए कि आज के बाद कोई भी अगर मेरे खिलाफ कोई भाषण देगा या कोई बात कहेगा उसका क्या हश्र हो, जिससे कि जनता के मन में डर पैदा हो जाए। और इसके साथ ही मार्क एंटनी की पत्नी थी जिसका नाम था फुलविया। उसने जो सिसरो की जीभ थी, ये कहा जाता है कि उसने सिसरो की जीभ से अपनी हेयर पिन से कई वार किए, बहुत बार वार किए। और किस लिए वार किए, इसलिए वार किए कि यही जीव थी जिसने हमारे खिलाफ भाषण दिए थे। और इस तरीके से जो सिसरो था, सिसरो की मृत्यु हुई, सिसरो का अंत हुआ।
अब देख लेते हैं हम तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी उस समय की। जब सिसरो अपने दर्शन का विकास कर रहा था तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या क्या थी। जिस समय सिसरो अपने दर्शन को का विकास कर रहा था या सिसरो का जो जीवन काल था, उस समय जो रोम की परिस्थितियां थी, रोम की परिस्थितियां बहुत खराब परिस्थितियां थी। रोम में लगातार गृह युद्ध चल रहे थे, आपसी रंजिशबाजी लोगों में बहुत ज्यादा थी, अराजकता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। ये वो जो काल था वो रोम गणराज्य के पतन का काल माना जाता है, ठीक है। और उस काल को इतिहास में क्या कहा जाता है, इतिहास में इसे रोमन साम्राज्य के संकट की संज्ञा दी जाती है। सिसरो के जीवन काल का जो काल था उस काल को रोमन साम्राज्य के संकट की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि रोम साम्राज्य में उस समय अराजकता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। उस समय भीषण षड्यंत्रों का काल था, गृह युद्ध बहुत ज्यादा हो रहे थे रोम साम्राज्य में। इसके हम अलग अलग पॉइंट देख लेते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां उस समय रोम में थी। सबसे पहले तो है गृह युद्ध व गुटबाजी। देखिए, गृह युद्ध और गुटबाजी के अंतर्गत क्या था कि उस समय रोम में दो गुट थे। पहला तो था ऑप्टिमेट्स। ऑप्टिमेट्स गुट में कौन शामिल थे, जो सीनेट के पारंपरिक सत्ता में शामिल जो लोग थे, प्लस जो कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। दूसरा पॉपुलेयर्स, इसमें कौन शामिल था, जो आमजन के जो लोग थे वो शामिल थे, और वो हथियारों का सहारा लेकर सत्ता हथियाना चाहते थे। और इन दोनों गुटों में लगातार संघर्ष होता रहता था। गृह युद्ध किस कारण से हो रहा था कि उस समय जो रोमन साम्राज्य में दो गुटों का जन्म हुआ था, एक तो ऑप्टिमेट्स, दूसरा पॉपुलेयर्स। ऑप्टिमेट्स कौन थे, ऑप्टिमेट्स जो सीनेट के पारंपरिक सत्ता में के लोग थे, जो पारंपरिक शासक वर्ग के लोग शामिल थे मुख्य रूप से। और जो कुलीन वर्ग के जो समर्थक लोग थे वो तो ऑप्टिमेट्स में शामिल थे, वो चाह रहे थे कि शासन सत्ता पर हमारा अधिकार रहे। लेकिन जो दूसरा गुट था वो था पॉपुलेयर्स का गुट, ये आमजन से, सामान्य जनता से संबंधित गुट था। और ये जो गुट था, ये गुट चाह रहा था कि जो हथियार है, हम हथियारों के बल पर, शक्ति के बल पर सत्ता को हथिया ले। तो इस वजह से लगातार वहां पर गृह युद्ध हो रहे थे, गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा था। दूसरा, शक्तिशाली सेनापतियों का उदय। देखिए, जो रोम साम्राज्य की उस समय की जो सेनाएं थी, वो सेनाएं अपने राज्य के प्रति वफादार नहीं थी, बल्कि अपने सेनापति के प्रति वफादार थी। कि जो सेनापति है, सेनापति के प्रति हम वफादारी दिखाएंगे, राज्य के प्रति हम वफादारी नहीं दिखाएंगे। जो सेनापति कहेगा वो हम करेंगे, भले ही राज्य के वो खिलाफ हो या राज्य के वो समर्थन में हो। सेनापति थे, सेनापति उस समय जो सेनाएं होती थी, सेनाओं का उपयोग जो शासक होते थे, शासकों को डराने धमकाने के लिए करते थे। और ये भी एक कारण था वहां की जो तत्कालीन परिस्थिति है, तत्कालीन परिस्थितियों में अराजकता फैलाने का। फिर इसमें जूलियस सीजर जैसे, पोम्पी, जूलियस सीजर, ये जैसे सेनापति थे, ये सब शामिल थे इसमें। फिर सीनेट व गणतंत्र संस्थाओं का पतन। अब देखिए, जब जो सेना है, अगर सेना सेनापति के आदेशों का पालन कर रही है, राज्य के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, अगर जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे गणतांत्रिक संस्थाओं का पतन होना ही होना है। कि जो पारंपरिक आधार था रोम साम्राज्य की, जो शासन प्रणाली थी, उसका जो पारंपरिक आधार था वो क्या था, वो था चेक एंड बैलेंस। ठीक है, चेक एंड बैलेंस पर आधारित थी शासन सत्ता। लेकिन जैसे ही सेनापतियों का उदय शुरू हुआ, गृह युद्ध और गुटबाजी शुरू हुई, तो जो शासन सत्ता है, शासन सत्ता में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। शासकों की राजनीतिक हत्या की गई, कुलीन वर्ग के लोगों की राजनीतिक हत्या की गई, रिश्वतखोरी उस समय आम बात हो गई रोम साम्राज्य में। फिर प्रथम त्रिमूर्ति और सीजर की तानाशाही। प्रथम त्रिमूर्ति रोमन साम्राज्य में किसे कहा जाता है, जूलियस सीजर प्लस पोम्पी प्लस क्रेसस। ठीक है, इन तीनों को उस समय की प्रथम त्रिमूर्ति कहा जाता है रोमन साम्राज्य की। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने एक गुप्त समझौता किया, और समझौते के फलस्वरूप इन्होंने जो शासन सत्ता है, शासन सत्ता अपने हाथ में ली। अपने हाथ में लेने के बाद भी फिर इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो इन्होंने जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग से लड़ाई करके शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद इन दोनों में आपसी युद्ध शुरू हो गया, सीजर और पोम्पी में। तो जो जूलियस सीजर था, जूलियस सीजर और पोम्पी के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसमें सीजर की जीत हुई और पोम्पी युद्ध को हार गया। और सीजर ने फिर क्या किया, अपने आप को आजीवन बादशाह घोषित कर दिया। मैं इतना तक मैं जीऊंगा तब तक मैं बादशाह रहूंगा, मेरे अलावा और कोई व्यक्ति बादशाह नहीं होगा जब तक कि मेरा जीवन है।
उसके बाद लास्ट आता है आर्थिक और सामाजिक असमानता। आर्थिक और सामाजिक असमानता कैसे होगी कि जब राज्य में लगातार युद्ध हो रहे हैं, लगातार युद्ध हो गए तो युद्धों पे धन भी खर्च होगा, युद्धों पर जो जनशक्ति है वो भी खर्च होगी, तो उससे क्या हुआ, उससे शासन में आर्थिक असमानता बढ़नी शुरू हो गई, लोगों में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, जनता को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। और इस कारण से क्या हो रहा था कि जो शासन के जो नागरिक थे, जो दास थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिन्हें बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, वो हर समय दंगा करने के लिए तैयार रहते थे शासन में, क्योंकि शासन व्यवस्था से वो क्या हो गए थे, उकता चुके थे, इस वजह से हर समय वो दंगा करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये थी सिसरो के तत्कालीन समय की परिस्थितियां रोमन साम्राज्य। अब देखिए, मैं चाह रही थी कि जो सिसरो है, सिसरो का दर्शन भी आज ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन लेक्चर काफी लंबा हो जाना है फिर, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जो सिसरो का जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें दी हैं, वो सभी हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिसरो से संबंधित हम 2 ही लेक्चर लेंगे, एक तो आज का हो गया और एक हम कल का लेक्चर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।